It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the Earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। और इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थ के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अर्थ जो कि हमारा घर है, ये एक तरीके का डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक प्लैनेट कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, चाहे हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें या फिर अर्थ के बाहर की बात करें। और ये जो चेंजेस हैं, ये आपको हमेशा होते रहते हैं। अभी आप बैठे हुए हैं तो अभी भी आपके अर्थ के इंटीरियर में या फिर एक्सटीरियर में किसी न किसी तरीके का चेंज हो रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या मौजूद है, और इसके साथ ही हमारा जो अर्थ है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इन्हीं सवालों के जवाब यहाँ पर इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा आ जाता है पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इसमें हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, जिस तरीके से अनियन होता है उसी तरीके से हमारा अर्थ का भी स्ट्रक्चर है। यानी अनियन में जिस तरीके से लेयर्स बने हुए होते हैं, उसी तरीके से हमारे अर्थ में भी यहाँ पर, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं। तो इस इमेज को आप देखें तो यहाँ पर आपका कोर आ जाता है, ये लाल वाला। उसके बाद येलो कलर में आ जाता है मेंटल, और इसके बाद आपका ऊपर आ जाता है लिथोस्फेयर, और इसके सबसे ऊपर आ जाता है कोर। यानी लिथोस्फेयर का जो ऊपरी इलाका है, जिसको कि कोर मैंने बोल रहा हूँ, क्रस्ट इसको कहा जाता है। क्रस्ट आ जाता है सबसे ऊपरी इलाका। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारा जो अर्थ है वो अनियन की तरह कई सारे लेयर्स में है। तो इस इमेज से आपको ये चीज़ सही तरीके से समझ में आ गई होगी। और देखिए, हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपरी इलाका है, जिसको कि क्रस्ट कहा जाता है, ये सबसे पतला होता है सभी लेयर्स में से। यानी कि जितने भी लेयर हैं उसमें सबसे पतला हमारा क्रस्ट है। और ये हमारे कॉन्टिनेंट के रीजन में 35 किलोमीटर मोटा होता है, और ओशियन के रीजन में 5 किलोमीटर मोटा होता है। तो यहाँ पर इस इमेज में जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर ओशियन है, जहाँ पर हमारा सी है या फिर समुद्र है, वहाँ पर जो ओशियानिक क्रस्ट है, ये जो है, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर हमारा इंडिया बसा हुआ है, जैसे कि आपका जितने भी लैंड वाले रीजन हो गए, वहाँ पर जो आपका क्रस्ट होता है, उसकी मोटाई 35 किलोमीटर के आसपास होती है। कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, एवरेज आपको बताया गया है। और देखिए, जो मेन मिनरल मौजूद होता है कॉन्टिनेंटल मास में, यानी इस रीजन की बात की गई कॉन्टिनेंटल मास में, यहाँ पर आपको मौजूद होता है सिलिका और एल्यूमिना। इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये मौजूद होते हैं, काफ़ी सबसे ज़्यादा यही मौजूद होते हैं। और इसीलिए इसमें सिलिका से Si और एल्यूमिनियम से Al लेकर इसको सियाल भी कहा जाता है। सिलिका से ऐसा यहाँ पर आपको लिखा गया, और एल्यूमिना से Al लेकर सियाल इसको कहा जाता है। और इसके साथ ही जो ओशियानिक क्रस्ट है, यानी जो ओशियन के नीचे वाला क्रस्ट है, उसमें मेनली आपको सिलिका और मैग्नीशियम मौजूद होता है। और इसी में से Si सिलिका में से और मैग्नीशियम में से Ma लेकर इसको सीमा भी कहा जाता है, SiMs सीमा। और देखिए, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, नीचे के लेयर में जाते हैं, तो हमारे जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारा आ जाता है मेंटल। जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर मोटा है। यानी कि उसकी मोटाई जो है हमारे लेयर में वो है 2900 किलोमीटर, और ये क्रस्ट के नीचे बना हुआ है। तो देखिए, क्रस्ट के नीचे हमारा आ जाता है मेंटल।
और हमारे अर्थ का जो इनर मोस्ट लेयर है वो होता है कोर। जो कोर होता है उसकी रेडियस है 3500 किलोमीटर, और कोर में मेनली आपको मौजूद होता है निकेल और आयरन। तो देखिए इसको कहा जाता है नाइफ, NIFE, निकेल का NI और फेरस का Fe, फेरस यानी कि आयरन। तो इसको कहा जाता है नाइफ, और हिंदी में इसको अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको नीफे कहा जाता है। और जो सेंट्रल कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी इस टॉपिक में हम अलग अलग तरीके के रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। Now, if you become a geographer, you'll need a basic understanding of rocks, because that's how you'll get to know the landform and probably the Earth's surface. So, rocks are categorized under three families on the basis of their mode of formation. They are igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Let's understand each one of them. So, the first one is igneous rock. Now, igneous rocks are formed out of magma and lava from the interior of the Earth. So magma is also called molten rock, and it is found in the mantle of the earth. If you remember this pic showing the different layers of earth, mantle is filled with magma, and when magma comes out of the surface, it cools down and becomes solid. That's how the igneous rocks are born. Now igneous rock is also known as primary rock because it is formed from magma, so anything that is formed right from the core ingredient of the earth has to be called as primary rock. The word igneous is derived from a Latin word called ignis, which means fire. Now, mantle is filled with magma, and when magma comes out of the surface, it cools down and becomes solid. That's how igneous rocks are formed. So, mantle is in a way a fire. The process of cooling and solidification can happen both in the Earth's crust as well as on the surface of the Earth. We now know that igneous rock is formed from cooling down of magma, but you need to understand this. When magma comes out of the mantle, it can sometimes just stay under the crust. It need not get out on the surface. Sometimes magma just cools down under the crust itself. That's why during open cast mining, large chunks of igneous rocks are found. Igneous rocks are classified based on texture. When we say texture, we mean something like this. Look at the color as well as design pattern. And this texture depends upon size and arrangement of grains or other physical conditions of the materials. So if you remember, while reading about physical properties of minerals, there we read that the external shape depends upon the molecular arrangement of crystals within. So rocks are these tiny soil debris packed together, and depending upon these debris, the color of the grains, overall external look will be dependent on it. If molten material is cooled slowly at greater depths, mineral grains may be very large. Sudden cooling at the surface results in small and smooth grains. Remember the third point where I said sometimes the magma cools down under the crust itself and does not really comes out on the surface. So when magma cools under the crust, it does become solid, but it does not get exposed to the external weathering agents like wind, river and ice. Because of that, the mineral grains do not break, they are intact. And as it is, there is a huge amount of pressure under the crust, and plus temperature is not normal too. So in this situation, those igneous rocks that are formed under the crust or in deep depth of the earth, they tend to be very large in size. It's like as long as the rock is under the earth's surface, the pressure and temperature doesn't let the mineral debris to split apart. It keeps them intact. The intermediate conditions of cooling would result in intermediate sizes of grains making up igneous rocks. When you look at the rocks that comes under igneous rock, I'm talking about granite, gabbro, pegmatite, basalt, volcanic breccia. All these looks different in terms of texture and composition. And it is because of the fact that all these rocks have evolved with different conditions. I mean, some cooled early, some late, some faced more pressure, some faced less, conditions like that. After all, two products will look different only if there is a change in their process of formation. How else can they be different then? So this was about the igneous rocks. Now we move on to the second type, sedimentary rocks. The word sedimentary is derived from the Latin word sedimentum, which means settling. First of all, sedimentary rocks can be easily broken down into tiny sediments of mud and soil debris. They also have the tendency to settle down in the Earth's surface easily. Rocks of the Earth's surface are exposed to denudational agents and are broken up into various sizes of fragments.
These denudational agents are also referred to as exogenous forces like wind, water, ice, etc. These forces over the time erodes the rock and breaks it down into small soil debris. It happens to all types of rocks, that is igneous, sedimentary and metamorphic. Such fragments are transported by different exogenous agencies and deposited. These deposits through compaction turn into rocks. This process is called lithification. Now this process is also known as the rock cycle. I've made a video on it, do check it out. Nature has such nice way of performing this rock cycle. Rocks are eroded with the help of exogenous forces like wind, air, ice into tiny little soil debris. These debris, they move from one place to another again with the help of the same exogenous forces. Now these small fragments gets deposited in the form of layers and layers one after another. This process creates pressure that is called compaction, and as it is there is good amount of heat under the crust, so it becomes all the more easier for these debris to develop into a full-fledged rock. This process is called lithification. In many sedimentary rocks, the layer of deposits retain their characteristics even after lithification. Hence we see a number of layers of varying thickness in sedimentary rocks like sandstone, shale, etc. So if you look at shale and sandstone, here it is, notice there are line patterns depicting layers. So these are the layers of deposits. They are very much visible. It is not visible in every sedimentary rock. Now depending upon the mode of formation, sedimentary rocks are classified into three major groups. The first one is mechanically formed. When we say mechanical, that means it follows a natural pattern. How rocks weather down, then becomes tiny soil debris, which later on with accumulation and compaction becomes a rock again. So this is a natural cycle, also known as mechanical cycle. Now when we say organically formed, we mean rocks formed from organic debris such as leaves, roots and other plant or animal material. You see, limestone and coal contains fossils, and that's why they are organically formed. And when we say chemically formed, we mean rocks formed due to precipitation of minerals from water. Precipitation is the creation of a solid from a solution. If you see, how is halite, potash and limestone formed? Millions of years ago, evaporation of seawater led to the formation of these minerals. So this was all about the sedimentary rocks. Now we go to the last division of rock called metamorphic rock. The word metamorphic means change of form. Just like metamorphosis, where a caterpillar transforms into butterfly, so the word meta means change in other form. Now these rocks from under the action of pressure, volume and temperature changes. Rocks are as it is so hard, and to change their form, just imagine how much of pressure and temperature is required. So it needs incredible amount of pressure and temperature. So in the previous point I said metamorphic rocks require great amount of pressure and temperature. The question is where and how will the rocks get the pressure and temperature? So you see, the tectonic movement is referred to as the movement of plates on which oceans and continents reside. When two plates come closer, we call it as convergent boundary. In convergent mechanism, a smaller plate subducts under a larger plate. With this, all the rocks that is sedimentary and igneous moves towards the mantle, that is under the crust. That's how pressure and heat influences the rocks to become metamorphic. Metamorphism is a process by which already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of materials within original rocks. So this recrystallization and reorganization of a rock happens due to extreme heat and pressure. When the rocks make their way inside the mantle during subduction, heat and pressure acts on them and transform them into metamorphic rocks. तो देखिए, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें आपको बहुत तरीके के रॉक्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि नेचुरल मासे से बने हुए होते हैं और जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, उसी को रॉक कहा जाता है। रॉक एक तरीके से आपने देखा ही होगा, आपने यूज़ किया होगा, खेला होगा, आप अपने आसपास बहुत सारे रॉक्स देखते ही होंगे। तो देखिए, रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होते हैं। लेकिन अगर हम इनका डिवीज़न करें तो इनको मेनली 3 टाइप्स में हम मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 3 तरीके के रॉक्स को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और आइए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा जो इग्नियस रॉक्स है उसके बारे में। तो देखिए, जब भी जो मोल्टन मैग्मा होता है, मैग्मा यानी कि जो लावा होता है, वो जब बाहर निकलता है और बाहर आकर वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है और सॉलिड बनने के बाद जो रॉक बनता है उसी को हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। और ये एक तरीके के प्राइमरी रॉक होते हैं। प्राइमरी
रॉक इसलिए क्योंकि जो लावा से पहला रॉक बनता है वही हमारा इग्नियस रॉक होता है। और इग्नियस रॉक में भी दो तरीके के हैं, पहला तो हो गया इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं, इनमें क्या होता है। तो देखिए जब भी लावा जो है वो बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जब वो ठंडा हो जाता है अर्थ के सरफेस पर, तो ये जो रॉक होता है ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है। और जब किसी तरीके से जो लावा है वो अंदर ही फंसकर, यानी जो ज्वालामुखी है उसके अंदर ही फंसकर ठंडा हो जाता है और वो जब रॉक बन जाता है तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं आपको इमेज के जरिए समझाऊं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक मैग्मा चेम्बर है, एक वोल्केनो है जिससे बाहर निकल रहा है लावा। और ये लावा देखिए यहाँ पर इस रीजन में जब बाहर निकलकर ठंडा हो रहा है तो ये हमारा हो गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन ये किसी तरीके से अंदर फंस जा रहा है ये लावा और यहाँ पर ये ठंडा हो जा रहा है और रॉक बन जा रहा है, तो ये हमारा हो गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा इग्नियस रॉक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो काइंड के होते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आगे इसको पढ़ते हैं और इसमें आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो ये ग्रेनाइट है ये एक एग्जाम्पल है इस तरीके के रॉक का। और इसके साथ ही जो ग्राइंडिंग स्टोन हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो मिल्स में आटा पीसने के लिए या फिर स्पाइसेस पीसने के लिए जो स्टोन यूज़ किया जाता है वो ग्रेनाइट का ही बना हुआ होता है। और इसके बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट रॉक का टाइप जो कि है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए पहला रॉक तो बन गया, हमारा इग्नियस रॉक बन गया, लेकिन ये जो रॉक्स होते हैं ये रोल डाउन करते हैं, क्रैक करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और धीरे धीरे ये ब्रेक करते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और जिनको कि ये जो छोटे टुकड़े होते हैं इनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर डिपॉजिट किया जाता है विंड, वाटर, इन सभी चीज़ों के जरिए। और ये धीरे धीरे सेडिमेंट जो होते हैं वो जमा होते हैं एक जगह और प्रेशर की वजह से, चाहे वो पानी का प्रेशर हो या फिर किसी और तरीके से प्रेशर की वजह से वो कंप्रेस होते हैं और धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं और ये लेयर्स, रॉक के लेयर्स में बन जाते हैं। और इस तरीके के जो रॉक्स होते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर इमेज के जरिए आपको। तो ये जो रॉक आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है। तो देखिए ये पहले इग्नियस रॉक था, लेकिन ये आपको धीरे धीरे डिकम्पोजिशन की वजह से टूटा, टुकड़ा हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा बन गया और ये फिर विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से एक जगह पर जमा हो गया। और इस पर जब प्रेशर बना, प्रेशर की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से ये कंप्रेस हुआ या फिर आपको हार्ड हो गया, तो इसके बाद ये आगे चलकर सेडिमेंट्री रॉक के रूप में तब्दील हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है। इसके बाद एग्जाम्पल इसका सेडिमेंट्री रॉक का दिया हुआ है कि देखिए जो सैंड स्टोन होता है वो आपका ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। और ये जो रॉक्स होते हैं इसमें आपको प्लांट्स के फोजल्स मिल जाएंगे या फिर एनिमल्स या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फोजल्स मिल जाएंगे जो कि पहले वहाँ रहा करते थे या फिर जिनके फोजल भी साथ में दब गए थे या फिर वो भी कंप्रेस हो गए थे। तो देखिए जो हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इन दोनों को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जो दोनों रॉक्स होते हैं ये किसी भी तरीके से या फिर प्रेशर या फिर हीट की वजह से आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्ले है वो आपका चेंज कर जाता है स्लेट में और जो लाइम स्टोन है वो चेंज कर जाता है मार्बल में। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो जाते हैं। तो आगे यहाँ पर बताया गया कि देखिए रॉक्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। जो हार्ड रॉक्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है रोड बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। और इसके साथ ही आप अगर बच्चे होंगे या फिर अभी भी आप खेलते होंगे रॉक्स के साथ, जैसे कि पिट्ठू आप खेलते होंगे या फिर कितकित आप खेलते होंगे, गिट्टी खेलते होंगे। तो इस तरीके से आप रॉक्स के बारे में जानते होंगे या फिर रॉक्स को आपने यूज़ किया होगा। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि देखिए जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है या फिर रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो इस तरीके से रॉक्स को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है कि आप काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे इस बात को जानकर कि देखिए रॉक जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, यानी एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होते रहता है सर्टेन कंडीशन में, साइक्लिक रूप में। यानी कि हमारा जो इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होता है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में चेंज होता है, फिर वो लावा में चेंज होता है, फिर वो
फिर से इग्नियस रॉक बन जाता है। तो इस तरीके से एक तरीके का रॉक साइकिल चलते रहता है जिसमें एक रॉक जो है वो दूसरे तरीके में, दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहता है। और इसके बाद आपने पहले ही पढ़ लिया कि जब मोल्टेन जो लावा है या फिर मैग्मा है वो ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है, और जब इग्नियस रॉक टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्टिकल में, उसके बाद डिकम्पोज होकर या फिर डिपोजिट होकर सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हो जाता है। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में जब हीट और प्रेशर दिया जाता है या फिर किसी भी तरीके से उनको हीट और प्रेशर मिलता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो जाते हैं। और इसके बाद जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो उनको अगर हीट और प्रेशर में रखा जाए तो वो आपको मोल्टेन मैग्मा के रूप में तब्दील हो जाएंगे, और ये जो मोल्टेन मैग्मा है फिर से ठंडा होकर सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो रॉक साइकिल है वो हमेशा चलते रहता है। मैग्मा पहले इग्नियस रॉक बनता है या फिर इग्नियस रॉक भी मैग्मा बन सकता है। इसके बाद इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्स में तब्दील होकर फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है और फिर ये मेटामॉर्फिक बन जाता है। इस तरीके से पूरा एक साइकिल चलते रहता है जिसमें एक रॉक दूसरे रॉक में तब्दील हमेशा होते रहता है। तो देखिए रॉक्स जो होते हैं वो बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनका कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और कुछ खास केमिकल कंपोजिशन होता है। और मिनरल्स जो हैं वो ह्यूमन काइंड के लिए यानी कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ हम फ्यूल के रूप में करते हैं या फिर दूसरे चीज़ों में करते हैं। जैसे फ्यूल के रूप में आप कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं, और इनको आप इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो मिनरल्स उनको हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड, यूरेनियम, इन सभी को हम इंडस्ट्रीज़ में और भी बहुत सारे जगहों पर हम इनको यूज़ करते हैं, मेडिसिन में, फर्टिलाइजर्स में और भी बहुत सारे जगहों पर। तो मिनरल्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Flying past the Earth at this time, we see a vast gray ocean beneath a red-tinted sky, punctuated by volcanoes and small land masses. And unlikely as it seems, life may have gained a foothold already. That life in the oceans that gave birth to it may actually be vaporized many times by cataclysmic bombardments, which have slowed but not yet stopped. Earth has begun to take on its final form, a crust, a skin so thin it would be less than a sheet of paper were the Earth the size of a basketball. And under that, a molten semi-solid mantle that boils in extreme slow motion. And finally, two cores, a liquid iron core pulsing out a magnetic field that helps shield us from a deadly cosmic wind from our sun. And a solid nickel and iron inner core. By now, the remarkable process of plate tectonics has kicked into gear. Though how and when it started exactly, we do not know. For what follows next, you might want to strap yourself in. It's going to be a bumpy ride. Here's how it might have happened. At first, Cretans and one continent called had the planet all to themselves. Then, around a 500 million years later, Antarctica took shape. About another 500 million years passed before Atlantica formed. The continents roamed separately until, about 1.8 billion years ago, Antarctica collided with what is now Eastern Antarctica to form Nina. Then Nina, Atlantica, and collided 1 billion years ago, forming the supercontinent Rodinia. After about 300 million years, the three landmasses separated and came back together in a new configuration, Pangaea. Pangaea came apart too. When Pangaea split, and Atlantica split up too. If you're confused, join the club. Even the Earth seems confused. All of this movement made for a host of unlikely neighbors way back when. North America's eastern seaboard once rubbed shoulders with Chile. California and Australia were neighbors, if not connected. And Brazil was either connected to Nigeria or very close. Run the Earth time machine backwards, and you can see why. But no matter how many times you run the demolition derby of the continents, a
question remains. What the hell is driving them? Hell, apparently. The force driving the plates is the slow movement of the super-hot semi-solid mantle that lies below the rigid plates. Like hot soup, magma boils in slow motion. Superheated magma rises to the surface, begins to cool, and then sinks back down to the bottom of the pot, where it is reheated and rises again. This cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convection cell, or convective flow. But where's the heat source keeping our earthy soup performing its circular gymnastics? Well, most of it is left over from the spectacularly energetic collisions and gravitational crushing that created the Earth to begin with. It's still trapped down there, and it wants out. And there's something else in the molten depths that makes it pretty hot real estate. Radioactive material. The belly of the beast has plenty of uranium and other radioactive elements, all of which release heat as they decay. That decay has significantly slowed the rate at which the Earth is cooling. So what does this mean at the surface? Two things. First, magma being burped up along the ridges, those places like Iceland where the Earth is tearing itself asunder, is pushing the plates in their respective continents apart. Second, what goes on at the other end of those plates, the collision zone, may be equally important. Here, where the heavier plates dive under the lighter ones, yanked downwards by gravity, they haul along their plates back into the oblivion of the mantle. That's what we know, or what we think we know. But the details of what's going on in the deepest parts of the Earth that drive the engine of plate tectonics, we may never know. The surface of the Earth is covered by rocks and water bodies. But what about the inside of the Earth? If we were to take a look at the Earth's interior, we would see that the Earth consists of 4 layers. They are the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. The crust is the outermost layer of the Earth. It consists of various landforms like mountains, plateaus, volcanoes, etc. The crust also consists of numerous rock plates. The shifting of these plates resulted in the formation of continents. In reality, the crust of the Earth is a very thin layer. It is only 50 kilometers deep. The crust floats on top of the outer layers of the Earth. The oceanic crust is thinner than the continental crust. The mantle forms the main mass of the Earth. It is the layer just under the crust. It extends from Moho's discontinuity to a depth of about 2,900 kilometers. The mantle is a partly molten layer and can have temperatures reaching to 4,000 degrees Celsius. The upper layer of the mantle is called the asthenosphere. The hot magma from the asthenosphere travels to the surface of the Earth and escapes as lava from volcanoes. In addition to the asthenosphere, there is a layer known as lithosphere. The crust and the uppermost layer of the mantle together form the lithosphere. While the asthenosphere has a depth of 400 kilometers, the lithosphere extends from 10 to 200 kilometers. The next layer of the Earth is the outer core. This layer is exceedingly hot. It has a temperature of about 5,000 degrees Celsius. The outer core
consists mainly of liquid iron. It has a depth of 2,200 kilometers. The core mantle boundary is located at 2,900 kilometers below the surface of the Earth. We now come to the innermost layer of the Earth, the inner core. The inner core has a temperature of around 6,000 degrees Celsius. This is nearly the temperature of the Sun's surface. The inner core has a depth of 1,250 kilometers. Unlike the outer core, the inner core is in solid state. The intense pressure of the layers of the Earth ensures that the inner core remains solid in nature. Deep within the core of the Earth, there are radioactive elements such as uranium. These elements give off heat when they decay. This slows down the rate at which the Earth is cooling. But the core also has a very important function. It is responsible for the magnetic field of the Earth. The magnetic field is generated in the inner core, and the convections within the outer core result in the creation of magnetic fields. This magnetic field is what protects us from solar winds and high energy particles of the sun. The four layers of the Earth all have special functions. Now you know what the Earth looks like on both the inside and the outside. तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।